तो गुरु ये सारी मूवीज मुझे बड़ी मजा देती हैं। मतलब कि जब बहुत फुर्सत से अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं ना कि कौन किसका राजा है, कौन किसका भाई, कौन किसकी बहन, कौन किसको मारना चाहता है, फिर सुपरनैचुरल डीड्स भी चल रही हैं, काफी केओस होता है। खैर अपन चोला डायनेस्टी के ऊपर एक डेडिकेटेड होके अलग से वीडियो बनाएंगे जो कि ये डिजर्व भी करता है, और वो भी फॉर द सेक ऑफ हिस्ट्री नहीं बल्कि फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, क्योंकि एक्चुअली में इसे डाइसेक्ट करने में मजा आ रही है। कहानी इसकी बहुत ही ओपी है, और ऊपर से सबसे पहले अगर इसके इंट्रोडक्शनरी टाइप से इसकी कहानी जाने, और हाँ आगे बढ़ने से पहले काफी सारे स्पॉयलर्स होंगे तो ध्यान देके आगे ही बढ़ना। तो गुरु कल की कृष्णमूर्ति के पोन्नियन सेल्वन पे बेस्ड ये पार्ट 1 चोला डायनेस्टी के 3rd जनरेशन से शुरू होती है, जहां पे अभी सर्वशक्तिमान सुंदरा चोला गद्दी पे बैठे, मगर दुर्भाग्यवश उनका स्वास्थ्य बहुत ही ज्यादा खराब होने के कारण अब उन्हें अपनी गद्दी के लिए कोई एक अच्छा उत्तराधिकारी चाहिए, जिसके लिए उनके पास 2 बेटे हैं, आदित्य करिकलन एंड अरुलमोझीवर्मन। इसके अलावा उनकी एक बेटी भी है कुंदवई, जिसपे आदित्य करिकलन बहुत ही ज्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि वो राजनीतिक तौर से बहुत ही ज्यादा चतुर है। अब खैर जो अभी सुंदरा चोला है उनकी ब्लड लाइन में उन्हें साम्राज्य कॉम्प्रोमाइज या फिर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दी हुई थी, क्योंकि गंधर्व आदित्य जो कि सुंदरा चोला के बाप के भाई थे, उनका बेटा जिसे एक्स शिव भक्त कह के भी इंट्रोड्यूस किया गया है, मधुरांकता, जिसकी मां के बारे में भी हमें दिखाया गया है सिम्बियन मेदिवियर, जो कि वही मधुरांकता ही समझता है कि ये चोला साम्राज्य का असली हकदार तो मैं हूं, क्योंकि पास्ट में गंधर्व आदित्य इस डायनेस्टी के किंग थे। उन्होंने अपने भाई के बेटे को ये गिफ्ट की, मगर अब मुझे अपना हक वापस चाहिए, जिसके लिए वो पूरा फुल ऑन इसके लिए तैयार है। सुंदरा चोला बाकी एसोसिएट्स के साथ मिलकर हीडिंग मीटिंग करता है, जहां पे चोला डायनेस्टी के अंतर्गत आने वाले छोटे छोटे किंगडम्स अपने मत देते हैं कि अगर हमारी डेमोक्रेटिक कॉम्प्रोमाइज से सुंदर चोला आज गद्दी पे है तो हमारे ही डिसीजन से उसे यहां से हटाया भी जा सकता है। लेकिन वो ये बात भी जानते हैं कि अगर वो अपने डिसीजन को खुल के सामने लेकर आए तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसके लिए अभी कोई भी चोला के फुल फोर्स को फेस करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मधुरांकता को वॉर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और सुंदरा चोला के दोनों बेटे किसी बीस्ट की तरह है, जो कि अगर वो दोनों साथ आ गए तो वो किसी भी अपोज करने वाले को नहीं छोड़ेंगे। और जो सुंदरा चोला के एसोसिएट्स का जो पीछे सा हिडन प्लान है तख्ता पलट वाला, कि जो मधुरांकता को चोला साम्राज्य देकर उसे अपनी उंगलियों पर नचाएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है वो इस साम्राज्य के लिए इनकॉम्पिटेंट है, लेकिन उसे बैठा देने के बाद वो अपना काम बहुत आराम से करेंगे। और ऊपर से PS1 की हिस्ट्री बहुत ही बड़ी है और काफी इंटरेस्टिंग भी है, और अगर आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में और जानना है तो आप स्टोरी टेल या फिर 7 पे इसकी ऑडियो बुक सुन सकते हो। मगर मेन प्रॉब्लम यही है कि इतने सारे सब्सक्रिप्शन एप्स काफी खरीदना काफी महंगा हो जाता है। पर अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको ये बात पता ही होगी कि मेरे पास इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। फ्लीक ये ऐप मेरी इतनी सेविंग्स करता है कि क्या ही बताऊं, बस भगवान की देन है। फ्लीक मेरा फेवरेट सब्सक्रिप्शन मार्केट प्लेस है, जहां पे मैं अपने सारे सब्सक्रिप्शन जैसे कि Amazon प्राइम, हॉटस्टार, स्टोरी टेल एक्सेट्रा खरीदता हूं, क्योंकि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे तगड़े डिस्काउंट्स है अप टू 50% ऑफ तक। और फ्लीक ने तो अभी एक तगड़ा बंडल भी निकाला हुआ है, ऑल आउट एंटरटेनमेंट बंडल, जिसमें Amazon प्राइम, अल्ट बालाजी, गाना और डॉक्यूबे, जिसकी MRP हो गई है 537, वो फ्लीक पे मिल रही है सिर्फ 336 रुपीज में। और इतना ही नहीं, तुम्हारे लिए मेरे पास एक स्पेशल ऑफर है। अगर मेरा कूपन कोड PJEX100 को यूज करोगे तो पहले 500 लोगों को 100 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो जाके डाउनलोड करो, साइड लिंक्स नीचे ही तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बचत की डील है, सो हरी एंड हाँ, स्टे ऑन फ्लीक। लेकिन खैर उसी के बीच में एक और प्लान चल रहा होता है कि सुंदरा चोला के वन ऑफ द एसोसिएट, जो कि तख्ता पलट कॉन्स्पिरेसी को लीड कर रहे होते हैं, पेरिया पजुबेतारियर, जो कि चोला डायनेस्टी के कुलाधिपति और कोषाध्यक्ष है, जो कि पिक्चर के शुरू में ही विलावरियन वंथियथेवन उनके 64 घाव के बारे में मेंशन करते हैं। उनकी वाइफ नंदिनी, जो कि भाई ऑब्वियसली वो रानी है पजुवोर की, एंड पास्ट में आदित्य करिकलन की लव इंटरेस्ट भी रह चुकी है। दोनों का पास्ट में बहुत ही भयंकर लफड़ा हो चुका था, लेकिन फिर नंदिनी टीनेज में ही गायब हो गई, जिसे कुंदवई ने भगाया था अपने भाई के भले के लिए, कि अगर ये रहेगी तो मामला और बिगड़ेगा, क्योंकि अभी ये अनाथ कंसीडर की जाती है, तो मतलब वही बनता है कि इसका कुल क्या है, घराना क्या है, कुछ पता नहीं है कि कहां से आई है, तो आगे चल के ये प्रिंस से शादी कैसे कर सकती है, जो कि अगर कल को आदित्य करिकलन राजा बना तो एक अनाथ लड़की साम्राज्य की रानी कैसे बनेगी। लेकिन इसी की वजह से नंदिनी का असली चेहरे के बारे में भी हमें पता चलता है कि वो एक्चुअली में साम्राज्य पे रूल करना ही चाहती थी, जिसके लिए उसने पास में एक शख्स से शादी भी की, जिसे वॉर के दौरान आदित्य ने मार दिया, जो कि इस टाइम नंदिनी को उसके साथ वो डिस्कवर करके वो भी पूरा हैरान था, उसका दिल भी पूरा टूट चुका था। लेकिन फिर नंदिनी के अपने स्वामी की जान की भीख मांगने के बावजूद भी आदित्य ने उसे मार दिया, जिसकी वजह से नंदिनी के मन में आदित्य के लिए ईर्ष्या और बढ़ गई। एंड देन आगे चलकर उसने पेरिया पेजुबेतारियर से शादी की, और उसका कुछ शॉट्स देख के क्लियर हो जाता है कि उसे गद्दी का लोभ तो है ही। वो काफी लंबे लंबे खेला खेलती है, और आदित्य भी बात जानता है कि उस रात जो उसने उसके साथ किया उसकी वजह से नंदिनी अब एक नागिन बन चुकी है। लेकिन अभी भी वो उससे प्यार करता है, लेकिन इतना नफरत भी करता है कि वो उसकी जान ले ले।
लिए, क्योंकि वो यकीन नहीं कर पाता कि उसकी नंदिनी ऐसा कर सकती है, वो इतना बड़ा षड्यंत्र रच सकती है कि उसकी वजह से उसके भाई अरुलमोझी वर्मन की जान चली गई। लेकिन अब भी वो मरा नहीं है। पोस्ट क्रेडिट वाले सीन में अपन को देखने को पता ही चल जाता है। उसमें हमें वो पुन्नी देवी के बारे में हमें चेहरा भी देखने को मिलता है, जो कि वही बार बार अरुलमोझी की जान बचाती थी। वो एक्चुअली में नंदिनी जैसी दिखती है, जिसे अगर स्पॉइलर दे के बोलूं तो वही नंदिनी की माँ है। अब खैर इस कहानी में उसका एक बेटा भी है, मगर अभी उसके बारे में नहीं बताऊंगा, काफी स्पॉइलर टॉक हो जाएगी। और ये सारी कहानी अपन को बहुत लूजली वलावरियन वंथियथेवन के थ्रू देखने को मिलती है, जो कि आदित्य करिकलन का बहुत ही करीबी मित्र है और सार्कास्टिक वॉरियर है, जो वानर वंश से बिलोंग करता है। क्योंकि जरा बहुत ही काफी लंबी चौड़ी कहानी हो गई, और मैं पर्सनली बोलूं तो मुझे इस कहानी को सुलझाने में काफी ज्यादा मजा आ रही है। मतलब कि अच्छा लगता है जब अपन टारगेरियन डायनेस्टी या कहीं कहीं की बात करते हैं, तो इसी पे डायसेक्ट करने में मजा ही आ रही है। लेकिन जो कहानी का मजा है बस यहीं तक है। I mean, ईमानदारी से बोलूं तो कहानी के अलावा इसमें बहुत कुछ खास नहीं है। CGI को लेकर मैं शुरू से स्केप्टिकल था, और वही डर साकार हुआ। इतनी महंगी पिक्चर होने के बावजूद भी VFX बहुत ही इनकंसिस्टेंट है। प्रोडक्शन डिजाइन एपिक इन्होंने बनाया है, जो कि आपको समझ में आ जाता है, लेकिन भाई ये भी उतना कन्विंसिंग नहीं लग पाता। आपको समझ में आ जाता है कि सेट है। लेकिन खैर फिर भी मैं इसके विजुअल स्टाइल को लेकर बहुत ही ज्यादा कोई तंग नहीं कसूंगा, क्योंकि भाई लोगों की अपनी क्रिएटिव चॉइस होती है। किसी को रियलिस्टिक रखना होता है तो किसी को छुपाना होता है, तो इट ऑल डिपेंड्स। लेकिन फिर भी इस पूरे 2.25 घंटे के पिक्चर में कुछ भी ऐसा विजुअली अच्छा ऐसा नहीं था कि जिसे देख के बोल सको कि भाई यार कितना खूबसूरत है। नहीं, बल्कि अपनी खूबसूरती की ही बात करें तो अपना वंथियथेवन गजब का सिंप आदमी यार। कोई एक से एक लड़की नहीं बची पिक्चर में जिसपे इसने लाइन ना मारी हो। गजब का कॉन्फिडेंस है इसमें। मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए जिंदगी में। लेकिन फिर भी बात मैं समझता हूं कि ऐश्वर्या राय और त्रिशा हैं, तो इसके अलावा जिनकी परफॉर्मेंस की मैं तारीफ करना चाहूंगा वो है विक्रम सर। उनका मैं फैन बॉय बनने के लिए पूरा तैयार हूं, लेकिन ओवरऑल सबने ही अच्छा काम किया है। बहुत भारी एक्टर्स हैं भाई इसमें। वो इंटरवल से पहले वाला शॉट तो देख के मैं पूरा दिल लूट लिया था आपने मेरा। और अगर इसकी म्यूजिक की बात करूं तो कहानी के बाद ये दूसरी ही चीज है जो कि मुझे थोड़ा ज्यादा पसंद आई है। आई डोंट नो तुमने ये बात कभी फोकस की है कि नहीं, मगर जब कभी बहुत ही ज्यादा सुबह उठते हो तो मंदिरों से जो बहुत ही धीमी स्वीट से धीमे धीमे गाने बजते हैं, वैसा कई सारे सीन्स में फील हो रहा था, जो कि ये मेरे लिए थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस था, जिसे AR रहमान ने बहुत ही खूबसूरती से अडैप्ट किया है। लेकिन फिर उसी के साथ ये एक वॉर मूवी भी तो है। वो जो रेज वॉर ड्रेड वाले केओस के दौरान में म्यूजिक चाहिए था, वहां पे वो मिस कर जाता है। और इसमें मैं कोई सिर्फ एक जन की गलती नहीं दूंगा, इधर दोनों जगह से गलतियां हुई हैं। बल्कि इसके वॉर एंड एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही ज्यादा अनइंटरेस्टिंग है। एक तो मारा मारी के टाइम पे कैमरा बहुत ही ज्यादा शेक होता है और काफी टाइट शॉट्स ले लेते हैं, जिसमें आपको पूरा क्लियरली पता चलता ही नहीं है। जॉब सलाड तो बना ही हुआ एक्शन सीन। और सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी यही है कि भाई अपन एक वॉर मूवी देख रहे हैं और एक्शन इतना अनइंटरेस्टिंग कैसे हो सकता है। फील होना चाहिए ना कि भाई जब दो मर्दों के बीच में लड़ाई हो रही है तो पूरा भौकाल मचनी चाहिए। और एक तो साला जो मेरा सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म होता है किसी भी वॉर मूवी को लेकर, कि उसे आप PG क्यों करते हो। आई मीन यार वॉर का अपना टेरर होता है, जंग किसी पे एहसान नहीं करती। लेकिन खैर मणिरत्नम कोई ऐसा पहला करने वाले एक नहीं है, उन्होंने नहीं दिखाया तो सो नहीं दिखाया। ऊपर से एक बड़ी कमी ये आती है कि पिक्चर बड़ी लंबी फील होती है। उन्होंने बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें ठूसने की कोशिश कर दी, जिसकी वजह से इसकी एक कमी बन जाती है। और जो साउथ वाला भौकाल मास वाली फीलिंग होती है वो बिल्कुल भी नहीं था। एक बंदा मेरे साथ थिएटर में कोई चिल्लाया नहीं। अब हाँ ये बात मैं समझता हूँ कि हर डायरेक्टर अपने तरीके से काम करता है। अब मणिरत्नम से ऐसा राजामौली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द स्टोरी पिक्चर में ऐसा मजा देने लायक कुछ भी नहीं, जो कि वो भी ऑल थैंक्स टू कल्कि जी भाई, कि उन्होंने इतना ओपी ट्विस्ट एंड टर्न्स लिखे, जिसकी वजह से स्टोरी टाइम पे जब रिवील होता है तो आप एकदम हैरान हो जाते हो। और इसके अलावा जो कहानी के अलावा जो इसमें एंटरटेनमेंट फैक्टर चाहिए था वो मिसिंग था। वो कॉमेडिक रिलीफ के लिए वो विष्णु भक्त और सिंपिंग उम्पिंग चलती रहती है, लेकिन वो कुछ काम नहीं आता। ओवरऑल अगर मैं इसके पार्ट 2 को अगर अगले साल देखने भी जा रहा हूं ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ कहानी और पॉलिटिक्स की वजह से है, वरना बाकी कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे देखकर मैं बोल सकूं कि भाई साहब मजे आ गए। नहीं, अपन को चाहिए ट्विस्ट एंड टर्न्स। खैर तुम अपनी ओपिनियंस बताओ कि तुमने अगर मूवी देख ली है तो तुम्हारी ओपिनियंस क्या है। अगर नहीं देखी है तो एक बार तो देख ही सकते हो भाई, बड़ी महंगी पिक्चर है। तुम भी तो देखो कि कैसे बनाया इन्होंने। खैर अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताना कि क्या चल रहा है बाजार में इसको लेकर। हाँ गुड लक, फ्लीक को डाउनलोड करना भूलना मत। उसकी सारी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मेरा कूपन कोड PJEX100 को भी इस्तेमाल करना ताकि आपको भारी डिस्काउंट्स मिल सके। तो याद रखना, स्टे ऑन फ्लीक। और इन्हीं सारी बातों के साथ साथ मैंने ब्रह्मास्त्र मूवी के ऊपर भी बात की है, जिसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और तब तक के लिए देखते रहिए PJ एक्सप्लेन।